हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के लिए पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें शुरुआत में हम जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उनको समझेंगे और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ऑल द बेस्ट। बुक पेपर सेकंड है ये, बॉटनी का पार्ट थर्ड के लिए। इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी नाम से बुक आएगी। इसमें जो कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, सबसे पहले आज हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। पहला है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, और एक शब्द आता है इकोसिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इकोलॉजी ये विज्ञान की एक शाखा है। शाखा होने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे जूलॉजी और बॉटनी है, जिसके अंदर विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव और उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि जीव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार के रिलेशन बनाता है और पर्यावरण जीव को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, और जीव भी क्या पर्यावरण को बदलने में सक्षम है या नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन, इस प्रकार की बातों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो इकोलॉजी है। और इकोसिस्टम शब्द क्या है? इकोसिस्टम वास्तव में एक सिस्टम है। कैसा? एक यूनिट है जो पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऐसी यूनिट है जो सेल्फ रेगुलेटरी हो और सेल्फ सस्टेनिंग हो, स्वनियमित और स्व नियंत्रित होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ह्यूमन है, एक ह्यूमन डिफरेंट सिस्टम से मिलके बना है। जैसे उसमें किसी एक सिस्टम को लेते हैं हम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस सिस्टम में हम देखेंगे कि एक एलिमेंट्री कैनाल है, डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स काम करते हैं और जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। ये एक सिस्टम है और ये मौजूद है। यदि इस सिस्टम का कोई अध्ययन करता है, कोई डॉक्टर देखता है, पढ़ाई करता है, या आप भी बीएससी में पढ़ते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे आपने जूलॉजी जो विषय है, उस विषय में आप ये पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो जूलॉजी क्या हुई? विज्ञान की शाखा हुई। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ जिसमें कुछ फंक्शन हो रहा है। उसी प्रकार इकोलॉजी ये एक ब्रांच है विज्ञान की, जूलॉजी और बॉटनी की तरह। लेकिन जैसे जूलॉजी में हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को पढ़ते हैं, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी में हम जो भी जीव हैं, वो एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, उनका उसके आसपास के पर्यावरण के साथ किस प्रकार का रिलेशन है और वो रिलेशन कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। किसमें? इकोलॉजी में। जैसे जूलॉजी में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी बनावट कैसी है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर किस प्रकार से डाइजेस्टिव एंजाइम काम कर रहे हैं, ये अध्ययन हम कर रहे हैं जूलॉजी में। यदि हम अध्ययन नहीं करें तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है, वो अपना काम तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार हम देखेंगे, हम देख रहे हैं इसमें कि इकोसिस्टम क्या है? पर्यावरण की सबसे छोटी व संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हम कुछ एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट मौजूद हैं, और उन्होंने ऐसा सिस्टम जनरेट कर रखा है
कि उस सिस्टम के माध्यम से उनको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर ही वो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पर पौधे हैं, उन पौधों को खाने वाले कुछ शाकाहारी जीव हैं, उनको खाने वाले कुछ मांसाहारी जीव हैं। मांसाहारी जीव मर जाएं या शाकाहारी जीव मर जाएं या पौधे गिर जाएं, उन सारों को डिग्रेड करने के लिए माइक्रोब्स मौजूद हैं। इस इतने बड़े भाग को बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पार्ट जो सेल्फ रेगुलेटरी हो, यानी अपने आप को पूरे तरीके से नियमित कर सकता हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो, ऐसा पार्ट इकोसिस्टम कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जंगल है, उस जंगल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर एक लायन है और 100 रैबिट और 100 ही डियर है। एक टाइम आया, लाइन भी संख्या बढ़ा देते हैं, 4 है। एक टाइम आया, उन्होंने लगातार डियर खाते गए और उसके कारण अब डियर केवल 5 बचे हैं, बाकी डियर लाइन ने खा लिए। रैबिट हैं वो 100 ही हैं, ये मान लेते हैं। अब इनके लिए ज़्यादा इजी क्या है, एक डियर को पकड़ के खाना या एक रैबिट को खाना, क्योंकि संख्या किनकी ज़्यादा है, रैबिट की। तो ये इन पे अटैक करेंगे और धीरे धीरे इनको खाएंगे। जब ये इनको खा रहे होंगे तो डियर की संख्या बढ़ जाएगी। यानी इस प्रकार जो फूड वेब बना हुआ है, खाद्य जाल बना हुआ है, उसके द्वारा हर जाति के सदस्यों की संख्या बिल्कुल नियत रहती है। अब हम एक दूसरी परिकल्पना करते हैं जिसमें किसी भी रीजन से लाइन है वो 20 हो गए। अब क्या होगा, 20 हो गए, खाने के लिए सामान तो इतना ही है। तो ऐसी स्थिति में ये अटैक करेंगे और धीरे धीरे रैबिट और डियर इन दोनों की संख्या मान लो कम हो गई, तो इनके लिए फूड कम हो जाएगा। क्या हो गया, फूड कम हो गया। और जब फूड कम हो जाएगा तो ये आपस में लड़ाई करेंगे और लास्ट में इनकी संख्या भी वही हो जाएगी जो इस इकोसिस्टम के लिए, इस इकोसिस्टम की एक फिक्स संरचना है। उस संरचना के अनुसार जो इसकी बनावट है, उसके अनुसार जितनी फिक्स पॉपुलेशन किसी स्पीशीज़ की हो सकती है उतनी ही बनी रहती है। इसीलिए जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ रेगुलेटरी होता है। उसमें एक जाति दूसरी जाति को और एक ही जाति के सदस्य अपनी ही जाति के सदस्यों की संख्या को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। अब जैसे ह्यूमन की हम बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो मनुष्य भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन हमने लगातार प्रकृति को कंट्रोल करके और हमारी पॉपुलेशन को इस हद तक बढ़ा लिया कि यदि इसी प्रकार पॉपुलेशन बढ़ती गई तो एक टाइम आएगा जब बिल्कुल जो सिचुएशन हमने यहाँ पे कल्पना की थी कि फूड कम पड़ जाएगा, वही स्थिति हमारे सामने हो सकती है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट को लगातार ऐसी फसलों पे काम करने की आवश्यकता पड़ रही है कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करें और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनका पेट भरा जा सके। और हमने फूड कम होता जा रहा है, बिल्कुल हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी सही है। लेकिन हम आपस में लड़ के एक दूसरे को अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम में इतना विवेक है। हम नए तरीके खोज लेते हैं कि ऐसी क्रॉप उगाई जाए जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे, और इस प्रकार हम ये जो स्कैरसिटी हो रही है फूड की उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो इस प्रकार की इजाज़त कभी नहीं देता। वह स्वनियमित और स्वनियंत्रित होता है। वह एक जाति के सदस्यों की संख्या को दूसरी जाति के सदस्यों की संख्या से हमेशा नियंत्रित बनाए रखता है। तो हमें ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी और दूसरा कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम। अब हम इसके अलावा जो अदर कॉन्सेप्ट है उनकी बात करते हैं। उसमें अदर कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट या पर्यावरण। क्या होता है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर का सब कुछ उसके एनवायरनमेंट में शामिल है।
जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे चारों तरफ जो भी फिजिकल रूप से मौजूद है, यानी कि एटमॉस्फेयर के रूप में या हम क्लाइमेटिक कंडीशन के रूप में देखें, मिट्टी, हवा कैसी है, तापमान कैसा है, और वर्षा कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखें। इसके अलावा और मेरे को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, मेरे आसपास के एनिमल कैसे हैं, मेरे आसपास के दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो कैसे हैं, प्लांट कैसे मौजूद हैं मेरे आसपास, एनिमल कैसे मौजूद हैं, या ह्यूमंस कैसे मौजूद हैं, ह्यूमन भी एनिमल ही होते हैं। तो ये सभी मेरे को प्रभावित करते हैं, मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो एक जीव के आसपास का, बाहर का जो भी वातावरण है वो सारा का सारा उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। तो जितने भी बाह्य कारक हैं उन बाह्य कारकों को क्या कहा जाएगा, उसका एनवायरनमेंट। और इस बाह्य कारकों में हम देखेंगे कि जैविक और अजैविक, यानी जिनमें जीवन है ऐसी चीज़ें भी बाहर मौजूद हैं, और ऐसी चीज़ें ही मौजूद हैं जिनमें जीवन मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रभावित करते हैं। जैसे हम किसी प्लांट की बात करें, एक प्लांट को कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी कि वो प्लांट जहाँ उगा हुआ है, जिस ज़मीन पर उगा हुआ है, उस ज़मीन में कैसे पोषक तत्व मौजूद हैं, तो वो उसको प्रभावित करेंगे। तो वो जो मिट्टी है वो क्या है, अजैविक कारक है एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर किस प्रकार के केमिकल्स मौजूद हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, पानी है या नहीं है, ये अजैविक कारक उस प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा जैविक कारक दूसरे भी प्रभावित करेंगे कि आसपास मान लो बकरियों की संख्या ज़्यादा है तो क्या वो प्लांट अच्छे से उग पाएगा, नहीं उग पाएगा। तो ये या उसको उगने के लिए अपनी मतलब ग्रोथ करने के लिए उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जो कोई भी जीव, उसके बाह्य कारक जो भी हैं जैविक और अजैविक, वो उसको प्रभावित करते हैं। इन सभी बाह्य कारकों को ही पर्यावरण कहा जाता है। तो इसमें जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों हो सकते हैं। जैविक कारक कौन से हैं, आसपास स्थित जो अन्य जीव हैं वो जैविक कारक कहलाएंगे। वो अपनी जाति के हो सकते हैं या अन्य जाति के हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या इनका मिक्सअप हो सकता है, कैसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं। इसी प्रकार अजैविक कारक होते हैं जो भौतिक या जलवायवीय हैं, जैसे कि प्रकाश, ताप, दाब, मृदा, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज एटसेट्रा जो भी हैं, ये सभी क्या हैं, अजैविक कारक कहलाते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि जीव किसे कहेंगे। जीव या ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन करें। कोशिका सिद्धांत क्या है, स्लाइडियन ने स्वान ने दिया था और उन्होंने बताया प्रत्येक जीव कोशिका और कोशिका के उत्पादों के बने होते हैं, यानी कि जीव वो है जो कोशिका का बना हो। तो कोशिका का बना होना एक जीव के लिए अनिवार्य शर्त है। दूसरा, उसका एक निश्चित जीवन चक्र होगा, यानी कि उसका एक लाइफ साइकिल होगा कि वो कब जन्मा है, कब वो मरेगा, वो उस अपनी अवधि के दौरान क्या क्या काम करेगा, ये उसका लाइफ साइकिल होता है। जैसे ये कोशिका की बात करें कि एक छोटी कोशिका है, वो पहले आकार में बड़ी होगी, फिर वो डिवाइड होकर 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी, ये इस कोशिका का लाइफ साइकिल है। इसी प्रकार हर जीव का भी लाइफ साइकिल होता है। इसके अलावा जीव की क्या विशेषताएं होती है कि जीव अपने समान संततियाँ उत्पन्न कर सकता है। वह उपापचय करता है कि उसमें उपापचय क्या होता है, उपापचय होता है पदार्थों को, मान लो ये कोई केमिकल है, उसको तोड़ना, किसी अणु को तोड़ना उपचय कहलाता है, कैटाबोलिज्म कहलाता है। और छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना वो एनाबोलिज्म कहलाता है। तो हर जीव ये 2 काम करता है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनसंख्या का, समष्टि या पॉपुलेशन का। किसी स्थान विशेष पर, किसी समय विशेष पर उपस्थित एक ही जाति के सदस्यों की संख्या पॉपुलेशन कहलाएगी। जैसे हम हर 10 साल के अंदर मनुष्यों की पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने एक एरिया निर्धारित करते हैं, कोई स्थान विशेष निर्धारित करते हैं, जैसे राजस्थान निर्धारित किया, और उसमें समय विशेष निर्धारित करते हैं,
बोले आज के दिन हम काउंट कर रहे हैं, उस समय विशेष पर एक ही जाति यानी सभी मनुष्य उनको काउंट कर रहे हैं, और उनकी टोटल संख्या क्या हो जाएगी, ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी प्रकार किसी एरिया में हमें बाघों की संख्या, टाइगर की संख्या को काउंट करना है, तो केवल टाइगर की संख्या को काउंट करेंगे तो वह टाइगर की पॉपुलेशन है। इसी प्रकार अन्य ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। तो हमें यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जब एक ही जाति की बात की जाएगी तब तो पॉपुलेशन है, और अलग अलग जातियों की बात पॉपुलेशन में नहीं होती है। तो वह क्या कहलाता है, वह कम्युनिटी कहलाती है, समुदाय कहलाता है। यानी किसी एरिया में जितनी भी जातियां उपस्थित हैं उनका समूह मिलकर एक कम्युनिटी कहलाता है। यानी कहीं पर 20 टाइगर, 200 हिरण, 100 रैबिट और अलग अलग प्लांट स्पीसीज और भी छोटे जानवर, बड़े जानवर मौजूद हैं, वो सभी मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण कर रहे हैं, वो एक समुदाय बना रहे हैं। तो हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम। हमने इकोसिस्टम की बात की थी कि इकोसिस्टम क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग होता है, और कैसा, जिसमें जैविक और अजैविक कारक मिलकर एक ऐसा समूह बना रहे हैं जो सेल्फ रेगुलेटिंग हो और सेल्फ सस्टेनिंग हो। सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग यदि कोई बन रहा है जैविक और अजैविक कारकों से मिलकर बना, तो वह इकोसिस्टम है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बायोम। बायोम क्या है, बायोम और इकोसिस्टम में अंतर हमें समझ में आना चाहिए कि बायोम एक बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है, एक ज़मीन का एक बड़ा एरिया जहाँ का एक क्लाइमेट निश्चित है। यदि कहीं पे क्लाइमेट फिक्स है, उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा या सनलाइट कैसी रहेगी, वहाँ पर रेन कैसी होगी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये बहुत सारी चीज़ें उसके क्लाइमेट में आ रही हैं। तो जब कहीं पर एक जैसे कोई फिक्स टेम्परेचर है कि ऐसा तापमान रहेगा, तो उस एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट स्पीसीज हैं या एनिमल स्पीसीज हैं, उनका एक विशेष टाइप निर्धारित हो जाएगा कि उसमें विशेष प्रकार के अनुकूलन मिलने लगेंगे। जैसे हम डेजर्ट की बात करें या जो भी मरुस्थल है उनकी बात करें, तो मरुस्थल में जो भी एनिमल मिलेंगे उनकी विशेषता क्या होगी, उनकी विशेषता ये होगी कि वो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उनमें ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी होगी। इस प्रकार के उनमें अनुकूलन मिलने लगेंगे। प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी इसी प्रकार की बातें देखने को मिलेगी कि उनमें भी वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी, ज़्यादा हीट को सहन करने की कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो वहाँ पर ऐसे प्लांट ही लगेंगे या इसी प्रकार के एनिमल मिलेंगे जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन कर सकते हैं। इसीलिए यदि हम डेजर्ट की बात करें तो कहीं चले जाएं, उनमें लगभग एक जैसी ही लाइफ फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ये जो डेजर्ट, पूरी दुनिया के जो डेजर्ट हैं वो मिलकर एक बायोम बना रहे हैं, और वो बायोम क्या कहलाता है, डेजर्ट बायोम कहलाता है। और यह निर्भर किस पे करेगा, बायोम कंप्लीटली क्लाइमेटिक फैक्टर पर निर्भर करता है, एक बात। दूसरी, ये लैंड एरिया होता है, बड़ा लैंड एरिया। अब रेनफॉल, आइस, स्नो, टेम्परेचर, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। तो एक बायोम बड़ा होता है या इकोसिस्टम बड़ा होता है, निश्चित रूप से बायोम बहुत बड़ा होता है, और एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि इकोसिस्टम में क्या था कि जैविक और अजैविक कारकों का समूह बना हुआ है जो सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग हो, एक। दूसरा, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जितने भी जीव इकोसिस्टम में होंगे वो सभी आपस में इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन बायोम एक बहुत बड़ा एरिया है, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर एक जैसे एनिमल मिल रहे हैं और एक जैसे ही प्लांट मिल रहे हैं, क्योंकि सेम लाइफ फॉर्म मिलेगी, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पाई जाने वाली बकरी यहाँ पाई जाने वाली बकरी आपस में इंटरेक्ट करें,
या यहाँ पाए जाने वाला जो शेर है वो ये यहाँ पाए जाने वाले शेर के साथ इंटरेक्ट करें। केवल इस भाग के आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने ये एक इकोसिस्टम बना लिया, इस भाग के इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरा बना लिया, यानी आपस में इंटरेक्ट करते हुए इन्होंने कई इकोसिस्टम बनाए हैं। ये इकोसिस्टम कैसे होंगे? इकोसिस्टम के लिए मैंने बताया ना, इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग होंगे, उनको बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, ये अपने आप में ही परिपूर्ण होंगे। तो जबकि बायोम जो है वो अनेक इकोसिस्टम से मिलके बना होगा। बायोम का निर्धारण कौन कर रहा है? क्लाइमेट कर रहा है कि यदि एक जैसा क्लाइमेट कहीं पर है तो उसमें जितने भी इकोसिस्टम मिले सभी के अंदर एक जैसे से ही लाइफ फॉर्म मिलेंगे, एक जैसे से प्लांट मिलेंगे, एक जैसे से एनिमल मिलेंगे, और उनका जो लाइफ फॉर्म होगी उसकी बनावट भी एक जैसी सी होगी। तो हमें इनका अंतर समझ में आया, किसका? बायोम और इकोसिस्टम का, कि बायोम है वो बड़ा एरिया है और जो इकोसिस्टम है वो छोटा एरिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, जबकि इकोसिस्टम में अपने ट्रॉफिक लेवल के अनुसार इंटरेक्ट करेंगे। किसमें? हमने बायोम और इकोसिस्टम की अभी कंपेयर किया। बायोम लेटीट्यूड से प्रभावित होता है, जो अर्थ है उसके अंदर जो जो हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे वो लेटीट्यूड है, उस लेटीट्यूड से प्रभावित होते हैं बायोम, जबकि इकोसिस्टम इससे प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।